वेलकम एवरीवन। हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करेंगे और ये हमारा जो पेपर है प्रीवियस ईयर का वो है एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो कि है ये 2017 का था और एग्ज़ाम हुआ है 2018 को। तो हमारा ये पेपर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, सिंपल ही था, लेकिन फिर भी इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पीजीटी वगैरह में ज़्यादा रिपीट होने की पॉसिबिलिटी है। तो उस पर्सपेक्टिव से हम करेंगे और अपने जो भी हम लोग करते रहते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि कितना हम कर पा रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस हमें याद हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं वो है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में कौन सा एक स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है। तो फॉर्मल स्कूल का कौन नहीं है वो ये पूछ रहा है। तो फॉर्मल स्कूल का जो नहीं है वो है सिमेल, वीरकांत, हॉब हाउस या फिर वॉनविच। तो ये हो जाएंगे हॉब हाउस, क्योंकि ये फॉर्मल स्कूल के नहीं हैं और ये उसमें सिंथेटिक में चले जाएंगे। बाकी ये जितने भी हैं ये सारे फॉर्मल स्कूल के हैं। जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर, वीरकांत, वॉनविच, ये सारे उसमें के रहते हैं। टॉनिश भी इसमें आते हैं। तो ये सारे फॉर्मल स्कूल में हो जाएंगे और सिंथेटिक में हॉब हाउस और वो दुर्खीम, ये लोग इसमें आते हैं। तो इस तरह से ये लोग इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु का दुर्खीम ने विभाजन नहीं किया है। मतलब जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी है वो किस दुर्खीम के द्वारा कौन सा किया है उन्होंने, तो ये पूछ रहा है। तो वैसे भी मैंने आपको बता रखा है, जब सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने सबके अकॉर्डिंग बताया है कि किसने कौन कौन से टाइप्स बताए हैं। तो इसमें अब दुर्खीम का पूछ रहा है तो उनका जो है उन्होंने बताया है सोशल मॉर्फोलॉजी। तो सोशल मॉर्फोलॉजी आपको दो में दिख रहा है। सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी और जनरल सोशियोलॉजी की उन्होंने बात की है। तो सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र जो हो जाएगा वो सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर को उन्होंने बांटा है दुर्खीम ने। तो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, हालांकि ज़्यादातर सभी को पता होगा, लेकिन हम लोग फटाफट इनको रिवीजन करते चलेंगे। तो थर्ड नंबर पे हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, किसने सोशल फैक्ट पर बल दिया। तो ये तो आप जानते ही हैं सोशल फैक्ट की बात कौन करता है। तो सोशल फैक्ट की बात करते हैं दुर्खीम। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा जो एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। तो ये हमने आपको कम्युनिटी के डेफिनेशन में पढ़ाया भी है कि किसने कहा है, और कीवर्ड में समझाया, उसमें कीवर्ड भी हमने संपूर्ण संगठन ही दिया था, टोटल ऑर्गेनाइजेशन ही बताया था उसमें। तो टोटल ऑर्गेनाइजेशन किसने कहा है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पीजीटी में तो बहुत ज़्यादा आती है डेफिनेशन। तो ये जो कहा है वो हो जाएंगे आपके ऑगबन, निमकॉफ, लुनबर्ग, बोगार्ट्स या फिर किंग्सले डेविस। तो ये हो जाएंगे, क्योंकि संपूर्ण संगठन है तो आपके ऑगबन और निमकॉफ हो जाएंगे। वो कम्युनिटी को एक संपूर्ण संगठन की दृष्टि से देखते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु समुदाय यानी लिटिल कम्युनिटी की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो जो लिटिल कम्युनिटी है उसकी करेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है, तो उसमें हम लोग देख लेते हैं। स्मॉलनेस की तो उन्होंने बात की है, हेमोजेनिटी की भी बात की है, सेल्फ सफिशिएंसी की बात भी की, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन की बात वो नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उन्होंने इसकी जगह पे जो बात की है वो है डिस्टिंक्टिवनेस। तो उसकी बात करते हैं, तो आप उसे ऐड कर लेना। उसका मतलब होता है विशिष्टता। तो इसके साथ साथ उन्होंने इसको भी ऐड किया है, यानी जो वो रेडफील्ड थे उन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी लिटिल कम्युनिटी, उसमें ही उन्होंने उस विशेषताएं बताई थी कम्युनिटी की 4। तो उसमें स्मॉलनेस को रखा था, डिस्टिंक्टिवनेस को रखा था, होमोजेनिटी को रखा था, सेल्फ सफिशिएंसी को रखा था, और यहाँ पे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन पूछा है, कल को कुछ और भी पूछ सकता है। तो आपको ये 4 विशेषताएं लर्न करनी है, तो कुछ भी सवाल पूछिए आपका रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट है, हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटिल कम्युनिटी। तो लिटिल कम्युनिटी हमने अभी आपको बताया कि किसने दिया है। तो लिटिल कम्युनिटी जो कॉन्सेप्ट है
वो दिया है रॉबर्ट रेडफील्ड ने, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। वी बिलोंग्स टू एसोसिएशन नॉट टू इंस्टीट्यूशन। तो ये तो आपको पता ही है, ये तो सभी को पता ही है, आपको क्या, तो ये तो आता ही रहता है। मैकआवर पेज ने कहा है हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक संस्था की विशेषता नहीं है, कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है इंस्टीट्यूशन की, वो आपको बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो करेक्टरिस्टिक्स नहीं है वो व्यक्तियों का समूह। तो संस्था में व्यक्तियों के समूह की कोई बात नहीं होती है, वो तो समिति में होती है, क्योंकि समिति जो होती है, एसोसिएशन जो होती है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ही होता है। तो वो क्या हो जाएगा, ये समिति की विशेषता है। ग्रेटर स्टेबिलिटी होती है इसमें, और सुस्पष्ट ऑब्जेक्टिव होता है, और एक सिंबल होता है। तो ये सारी विशेषताएं हैं, लेकिन ग्रुप ऑफ पर्सन्स इंस्टीट्यूशन की विशेषता नहीं है, वो एसोसिएशन की है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, which of the following characteristics are necessary for the of the primary group according to किंग्सले डेविस। तो ये जो भी विशेषताएं हैं वो आवश्यक हैं किसके अनुसार, किंग्सले डेविस के अनुसार। और इसमें वो पूछ रहा है प्राइमरी ग्रुप की, तो प्राइमरी ग्रुप में ये विशेषताएं पूछता भी रहता है, और इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सी विशेषताएं ज़रूरी हैं। तो उसमें उन्होंने बात की है फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की, स्मॉल साइज ऑफ द ग्रुप की, और पर्सनल रिलेशन यानी व्यक्तिगत संबंध की भी बात की है। निश्चित क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है उसमें, तो प्राइमरी ग्रुप में इसको उन्होंने नहीं रखा। और ये 3 पूछता भी है, ये भी पूछता है कि किसकी हैं, तो किंग्सले डेविस ने बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, 1, 2 एंड 3 ऑप्शन डी पे दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। तो संस्कृति को किसने कल्चर इज द मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट कहा है। तो ये भी आपको पता ही है किसने कहा है, हर्स्कोविट्ज ने कहा है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट है, और कल्चर की डेफिनेशन में जो की पॉइंट में मैंने आपको सभी के अकॉर्डिंग बताया है। तो अगर किसी को भी कल्चर की डेफिनेशन में डाउट है तो वहाँ जाके देख लेना, एक एक की पॉइंट में मैंने सभी के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन किया है। बहुत सारी डेफिनेशन है, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको पहुँचाएंगी। तो आप अपनी हमारी डेफिनेशन वाली प्लेलिस्ट में जाके कल्चर की डेफिनेशन ज़रूर एक बार देख लेना, क्योंकि पीजीटी में ज़्यादातर पूछी जाती है, एक एक जो भी शॉर्ट उसमें रहता है तो आ सकती हैं, उनको देख लेना। उसके बाद है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट को देखना है, तो समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। कम्युनिटी क्या होती है उसको हम देख सकते हैं, लेकिन सोसाइटी को हम देख नहीं सकते हैं। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। समुदाय अमूर्त है तो अमूर्त तो नहीं होता है, समाज मूर्त है, ये तो गलत हो जाएगा। समाज और समुदाय दोनों मूर्त होंगे नहीं, और ना ही दोनों अमूर्त होंगे। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, मनुष्य के सीखे हुए व्यवहार को कहते हैं लर्न बिहेवियर ऑफ मैन इज नोन एज। तो उसको हम क्या कहते हैं, जो मनुष्य सीखता है उस व्यवहार को हम कहते हैं कस्टम, ट्रेडिशन, सिविलाइजेशन या फिर कल्चर। तो उसको हम कहते हैं कल्चर। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में सबसे पहले अंतर किया। स्क्राइब स्टेटस और अचीव स्टेटस में सबसे पहले जो डिफरेंस बताया वो किसने बताया, लिंटन ने, हेनरी मन ने, मर्टन ने या फिर पार्सन्स ने। तो ये बताया है रॉल्फ लिंटन ने। उनकी जो बुक थी द स्टडी ऑफ मैन 1936, उसमें उन्होंने 2 भागों में बांटा था, स्क्राइब और अचीव्ड, इसमें स्टेटस को बांटा था। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक समूह का वर्गीकरण ऊर्ध्व और क्षैतिज में यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में किया है। तो किसने किया है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। कूलेज, समनर, निम्कॉफ, आगबन निम्कॉफ या फिर मिलर। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में जो बांटा है सोशल ग्रुप को, वो बांटा है मिलर ने। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है कौन सा है जो गलत है, वो आपको बताना है। तो
संदर्भ समूह की बात तो मर्टन करते हैं, इनके अंतः समूह की बात समनर करते हैं, प्राथमिक समूह कूले का है ही। लेकिन जो क्षेत्रीय समूह है वो वेवर का नहीं है। वेवर का जो है वो स्टेटस ग्रुप की उन्होंने बात की है, टेरिटोरियल की नहीं, उन्होंने स्टेटस ग्रुप की बात की। वेवर ने किसकी बात की? स्टेटस ग्रुप की। जो क्षेत्रीय समूह है उसकी बात पार्क और बर्गेस करते हैं, उन्होंने टेरिटोरियल और नॉन टेरिटोरियल ग्रुप बताए हैं। तो इस तरह से आपको दोनों ही चीज़ें मैंने क्लियर कर दी और दोनों ही इम्पॉर्टेंट भी हैं। नेक्स्ट है, कौन सा एक अधिनियम है जो अंतर्जातीय विवाह की मान्यता प्रदान करता है? तो इंटरकास्ट मैरिज की जो मान्यता प्रदान की वो किस एक्ट के द्वारा मिली? जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था 1856 का, या फिर बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 का, या फिर विशेष विवाह अधिनियम 1954 का, या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का। तो जो इंटरकास्ट मैरिज की बात हुई वो हुई थी इसमें स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में ही इसको मान्यता दी गई थी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा कि एक विवाह ही सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा? पीजीटी में तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, मुझे लगता है कई बार रिपीट हो चुका है। तो मोनोगेमी को कहते हैं कि ये था और है और रहेगा भी, तो उसको हमेशा के लिए माना है। ये कौन है? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना, कन्फ्यूज़न भी हो जाता है इसमें। तो ये कहा है मजूमदार मदान, मेलिनोस्की, बुगार्ड्स या फिर वेस्टरमार्क। और इसमें जो कन्फ्यूज़न होता है वह मेलिनोस्की और वेस्टरमार्क को ही लेकर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेलिनोस्की। मेलिनोस्की ने कहा एक विवाह ही सच्चा स्वरूप था, है और रहेगा, उसी को उन्होंने सच्चा स्वरूप माना है। ठीक है, तो सच्चा स्वरूप होगा अगर, तो मेलिनोस्की आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यौन सामवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? तो सेक्स कम्युनलिज्म की बात किसने की है? वो की है मॉर्गन ने, हेनरी मैन ने, बेकोफन ने या फिर वेस्टरमार्क ने। तो ये की है ये मॉर्गन ने। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच बुक हैज़ दुर्खीम रिटन द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ रिलीजन? दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत अपनी किस बुक में लिखा है? तो उन्होंने, अब जब बात किसकी कर रहे हैं, रिलीजन की, तो रिलीजन वाली ही बुक में लिखा होगा। और यहाँ पे तीनों ही बुक रिलीजन वाली दी हैं, जैसे सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, मैजिक साइंस, रिलीजन एंड अदर ऐसे। तो इसमें जो उनकी बुक है वो यही वाली है, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट बी। दुर्खीम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम टाइप कौन सा है? मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिलीजन कौन सा है? तो जो प्रिमिटिव टाइप है रिलीजन का वो है एनिमिज्म, मैजिक, नेचुरलिज्म या फिर टोटेमिज्म। तो उन्होंने टोटमवाद की बात की, टोटेमिज्म की बात की। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द सोशलाइजेशन इन सोसाइटी इज़ अ प्रोसेस ऑफ। सोशलाइजेशन को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है 2 मिनट जिस्ट में, तो जिसने भी हमारी उस वीडियो को देखा होगा वो बहुत अच्छे से जानता होगा। उसमें हमने सोशलाइजेशन, डिसोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन सब कुछ बताया है। तो सोशलाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो किसका होता है? टीचिंग का, गाइडिंग का, लर्निंग का या फिर एसोसिएटिंग का। तो वो होता है जो प्रोसेस, वो होता है लर्निंग का, और उसमें हम अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स को सीखने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से सोशलाइजेशन एक लर्निंग की प्रोसेस है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी दी है? तो लुकिंग ग्लास सेल्फ किसकी है वो भी आपको पता ही है, मार्गेट मीड या हर्बर्ट मीड या फिर कूले या लेविस। तो कूले की है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। तो ये भी सभी को पता ही है, इसमें कुछ बताने की नीड नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। तो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की जो बात है वो सबसे पहले किसने की? तो ये भी मैंने जब एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन बताया था तो उसमें ये भी बताया था कि किसने सबसे पहले बात की है, और एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है और इसका एग्जाम्पल भी बताया था। तो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की जो बात की वो मर्टन ने की है, और इसमें ये होता है कि जैसे कि हम जिसके सदस्य नहीं हैं वो हमें बनना है तो उसकी प्रैक्टिस हम पहले से ही कर लेते हैं। जैसे डॉक्टर बनना है तो वो पहले से ही लगाने लगते हैं, डॉक्टर डॉक्टर कह के बोलने लगते हैं। तो वो क्या होता है? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन हो जाता है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो सामाजिक स्त्रीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो सामाजिक स्त्रीकरण का प्रतीकात्मक सिद्धांत जो प्रतिपादित किया वो तो डेविस एंड मोर सभी को पता ही है, तो ऑप्शन 1 तो होगा ही। उसके अलावा मार्क्स, पार्सन्स या फिर वार्नर, तो उसके अलावा हो जाएंगे पार्सन्स, तो ये 2 लोग हो जाएंगे, यानी 1 और 3 आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं, 1 और 3 किस में है? ऑप्शन सी में है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा व्यवसाय और व्यवसाय ही केवल जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो ये तो आपको पता ही है, व्यवसाय की बात कौन जाति प्रथा में करते हैं? एन प्रसाद, नेस्फील्ड, घुरिये या रिजले, तो ये करते हैं नेस्फील्ड। और ज़्यादातर इसमें इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे जैसे कि पीजीटी का पेपर हो, तो बहुत ही सिंपल थे, लेकिन फिर भी हम लोग कर लेते हैं क्योंकि कुछ तो नए ही मिलेंगे, तो वही क्वेश्चन हमें ज़्यादा उसी पे हम फोकस करेंगे, बाकी तो हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। तो घुरिये के द्वारा दी गई विशेषताओं में कौन सी निम्नलिखित में से विशेषता सही नहीं है? तो कौन सी करेक्ट नहीं है वो हमको ढूंढनी है इसमें। तो देख लेते हैं उन्होंने किसकी बात नहीं की है। तो उन्होंने बात करी जाति परिषद की, श्रेणीबद्धता की, भोजन एवं सामाजिक प्रतिबंध की और एक्सोगामी। तो अंतर्जातीय विवाह, जाति के बाहर विवाह, इसकी बात वो नहीं करते हैं, तो यही सही विशेषता नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल मोबिलिटी एज हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी एंड वर्टिकल। तो सोशल हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल जो मोबिलिटी है उसकी बात किसने की है? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ज़्यादातर सभी को पता होगा क्योंकि मोबिलिटी में स्टार्टिंग ही यहीं से होती है। तो ये जो बात की है वो है सोरोकिन, पार्सन्स, ऑटोनिंकॉफ या फिर एम शाह। तो ये बात की है सोरोकिन ने, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जेम्स जॉर्ज फ्रेजर की बुक द गोल्डन बाउ में निम्नलिखित में से उन्होंने किन पक्षों को प्रस्तुत किया है? तो गोल्डन बाउ में कौन से पक्ष दिखाए हैं वो हमें बताना है। तो उसमें उन्होंने दिखाया है पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज, रिलेशनशिप ऑफ कास्ट एंड क्लास या रिलीजन एंड मैजिक। तो वैसे भी फ्रेजर तो धर्म और जादू की ही बात करते हैं, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। और इसमें जो फ्रेजर हैं उन्होंने 2 तरह के जादू बताए हैं। एक होता है अनुकरणात्मक जादू और दूसरा होता है संक्रामक जादू। तो जो संक्रामक जादू है उसमें क्या होता है, एक बार कोई भी चीज़ अगर संपर्क में आ गई उसके, तो फिर वो हमेशा उसके संपर्क में रहेगी। और अनुकरणात्मक क्या होता है, व्यक्ति जो भी चाहेगा, जो उसका परिणाम चाहेगा वो उसका अनुकरण करेगा। तो इस तरह से 2 टाइप बताएं। ये भी पूछ लेता है अनुकरणात्मक और संक्रामक जादू को में किसने बांटा है? तो वो फ्रेजर हो जाएगा। कौन सी बुक में? गोल्डन बाउ में। तो इस तरह से आपने ये देखा और इसमें इन्होंने इन पक्षों को दिखाया है, रिलीजन एंड मैजिक की बात की है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने ये बताया कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृत के ब्राह्मण संतान है और जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ? तो ये वाला क्वेश्चन यूजीसी नेट में बहुत बार आया है, हायर एजुकेशन 50 में भी आया था और आता रहता है, पीजीटी में भी आता रहता है। तो इंडो आर्यन से तो पता ही है, इंडो आर्यन पे बात कौन करता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, घुरिये बात करते हैं, तो हमारा आंसर तो ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें घुरिये। तो उनके अनुसार जो जाति व्यवस्था है वो इंडो आर्यन के संस्कृत के ब्राह्मण की संतान है। और ये गंगा यमुना वाला भी कोटेशन पूछ लेता है। तो यही 2 की पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट कर दिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा जब एक वर्ग लगभग पूर्णतया वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं? ये क्वेश्चन पीजीटी में बहुत बार आया, यूजीसी नेट में भी बहुत बार आया और कई सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भी आया है। तो बहुत ज़्यादा क्योंकि आ चुका है तो इसीलिए बहुत कॉमन भी हो गया, सबको पता भी है। तो जो लोग लगातार कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही सिंपल होगा। तो ये किसने कहा है? मजूमदार, कुरियन, बेयरस्ट्रीट या फिर दुर्खीम? तो ये कहा है कूले ने, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जब पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित होगा तो ही हम उसको जाति कहेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, सोशल चेंज की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा
सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य नहीं है। तो एक तो पूछ रहा है कौन सी विशेषता नहीं है और यहाँ पे भी लिख दिया नहीं है, तो इसका मतलब यही नहीं है, क्योंकि जटिल तथ्य तो वो होता ही है, कॉर्नर में ना होता है, इसने लिख दिया कि नहीं है, तो इस वजह से यही एक इसकी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। पर और भी देख लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति कैसी होती है? सामाजिक होती है, यानी जो नेचर होती है सोशल चेंज की वो सोशल होती है। सोशल चेंज इज अ यूनिवर्सल फेनोमेना, तो सार्वभौमिक घटना होती है। और सामाजिक परिवर्तन की गति असमान और तुलनात्मक होती है। तो ये सारी विशेषताएं हैं, अगर कोई पूछ ले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रगति की विशेषता है? तो यहाँ पे पूछ रहा है सोशल प्रोग्रेस की करेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, तो वो हम लोगों को ढूंढना है। तो चलिए ढूंढ लेते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था, जब हम सोशल डेवलपमेंट और सोशल प्रोग्रेस की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने बताया था कि एक वो है कि लाइन डायरेक्शन में ही केवल नहीं, बल्कि एक उसमें डिज़ायर्ड गोल भी होना चाहिए। तो मैंने ये बताया था, मैकाइवर एवं पेज ने जो कहा था कि उसमें एक डिज़ायर्ड गोल भी होना चाहिए। तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पूछा है उसकी करेक्टरिस्टिक्स और लिख रखा है डिज़ायर्ड गोल, तो यानी ये तो होगा ही। और डिटरमाइंड बाय वैल्यूज़, वैल्यूज से निर्धारित होना चाहिए, केवल मनुष्यों से ही संबंधित है, तो इसका मतलब ये तीनों ही सही हो गए, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिचेल ने सामाजिक विकास के कितने मापदंडों का उल्लेख किया है? तो जो मिचेल हैं उन्होंने सोशल डेवलपमेंट के जो वो बताए हैं मापदंड, वो कितने बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो बताए हैं 4, 6, 8 या फिर 10। तो वो बताए हैं 6, तो हमारा ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। और उसमें जो उन्होंने मापदंड बताए उसमें कुछ रखे हैं, जैसे कि एक तो उन्होंने नंबर 1 पे रखा है अशिक्षा। तो अशिक्षा से उन्होंने सार्वभौमिक शिक्षा की ओर बढ़ने की बात की। दूसरा, उन्होंने एक तंत्र से जनतंत्र के तरफ बढ़ने की बात की। तो हम सिर्फ की पॉइंट लिख रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा पता चलता रहे। और फिर उन्होंने कानून के समक्ष सभी की समानता की बात की। उसके बाद उन्होंने बात की है राष्ट्रीय प्रभुसत्ता में वृद्धि की। तो राष्ट्रीय प्रभुसत्ता की बात करते हैं। उसके बाद धन का केंद्रीकरण व न्यायपूर्ण वितरण की बात करते हैं, तो उसकी बात करते हैं कि किस तरह से उसका न्यायपूर्ण वितरण हो। फिर स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। तो इन 6 चीज़ों को मिलाकर उन्होंने बताया सोशल डेवलपमेंट तब होगा जब ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये इस तरह से हमने आपको बता दिया ताकि आपको याद रहे कि मैंने 3 एक तरफ लिखा था, 3 एक तरफ लिखा था, तो टोटल कितने थे? 6। और ये सोशल डेवलपमेंट के जो भी मानदंड बताए वो किसने बताए? मिचेल ने बताए। तो अब ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि सोशल डेवलपमेंट होगा तो ये पर्सपेक्टिव तो आएंगे ही, एजुकेशन आएगा और उसमें प्रजातंत्र डेमोक्रेसी आएगी, लॉ की भी बात होगी, राष्ट्रीयकरण की भी बात होगी, धन के जो एकत्रीकरण है या न्यायपूर्ण वितरण की बात होगी और स्त्रियों की भी बात होगी। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर ही सोशल डेवलपमेंट होगा। उसके बाद है हु हैज़ डिस्क्राइब द सेवेज बारबेरियन एंड सिविलाइज स्टेट ऑफ इवोल्यूशन सोसाइटी। जंगली बर्बर सभ्य अवस्थाओं का वर्णन किसने किया है? ये तो बताने की बात ही नहीं है। तो ये किया है स्पेंसर, कॉम्ट या मॉर्गन ह्यूगेन सिंह। तो ये किया मॉर्गन ने, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रगति की सहायक दशा है? तो सोशल प्रोग्रेस से काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सी उसकी सहायक दशा है। तो उसमें बता रहा है कि शिक्षा का उच्च स्तर जो है वो इसकी सहायक दशा है। प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक प्रगति भी इसकी सहायक दशा है। अनुकूलन भौगोलिक पर्यावरण भी इसकी सहायक दशा है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट, यानी ये सभी सही हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक परिवर्तन का जनानकी कारक है? यानी डेमोग्राफिक फैक्टर पूछ रहा है, सोशल चेंज का कौन सा है, तो वो हमें बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा है डेमोग्राफिक फैक्टर। तो जो माइग्रेशन और इमिग्रेशन होगा वो हमारा डेमोग्राफिक फैक्टर है। अप्रवास और उत्प्रवास ही डेमोग्राफिक फैक्टर है सोशल चेंज में। और टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन तो मतलब नहीं है, औद्योगिक और प्रौद्योगिकी वृद्धि से भी नहीं, ग्रामीण नगरीय प्रथाओं में असमानता से भी नहीं। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग थ्योरिस्ट ऑफ सोशल चेंज हैज़ प्रोपाउंडेड हिज थ्योरी इन टर्म्स ऑफ चैलेंज एंड रिस्पॉन्स। तो चुनौती और प्रत्युत्तर की बात किसने की है अपने सिद्धांत में? तो ये भी हम सभी लोगों को पता है, जो चुनौती और प्रत्युत्तर की बात करते हैं वो कौन करते हैं? सोरोकिन, पेरेटो, स्पेंगलर या फिर टैनबी। तो वो करते हैं अल्रोन टैनबी। तो इस तरह से उन्होंने जो भी
प्रत्येक सभ्यता का बताया था कि भविष्य जो है वो सृजनशील अल्पसंख्यकों पर निर्भर है। तो इस तरह से उन्होंने चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट पूछ रहा है कौन सा एक सही है, तो यहाँ पे कौन सा पेयर सही है ये हमको देखना है। तो ये हम लोग देख लेते हैं। जो योगेंद्र सिंह का है सोशल चेंज इन इंडिया, क्यूबर का कल्चरल सोशोलॉजी, एम.एन. श्रीनिवास का मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, सोरोकिन का सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। तो मैंने आपको अपनी बुक वाली प्लेलिस्ट में बताया भी है और बहुत अच्छे से समझाया भी है कि इसमें जिसमें डायनेमिक्स लास्ट में होगा वो वाली बुक किसकी है, सोरोकिन की है। तो ये सही है। और अगर स्टार्टिंग में डायनेमिक्स होगा तो वो मालिनोव्स्की की होगी। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन बुक तो है योगेंद्र सिंह की, आपको पता ही है। कल्चरल सोशोलॉजी पे ग्लिन बात करते हैं। और ये सोशल चेंज इन इंडिया ये तो एम.एन. श्रीनिवास की ऐसे बुक्स। तो इधर उधर इन्होंने कर दिया है सारी बुक्स। तो ऑप्शन जो डी है इसमें वो बिल्कुल सही है। और जो सोरोकिन है उन्होंने अपनी इस बुक में कल्चर को 3 भागों में बांटा, सनसेट, आइडियलिस्टिक और आइडिएशनल, वो भी पूछ लेता है। तो अ थ्योरी ऑफ सोशल चेंज सोरोकिन हैज़ क्लासिफाइड द कल्चर, तो उसके नीचे यही पूछ लिया जो मैं अभी आपको बता रही थी। तो उन्होंने सनसेट, आइडिएशनल और आइडियलिस्टिक को बांटा है, तो मैंने ऑलरेडी बता के रखा है। तो 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा 1, 2 एंड 3 किस पे है, ऑप्शन सी पे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ सोशल चेंज। जो भी ये स्टेजेस हैं इसमें कांट के सामाजिक परिवर्तन की योजना का भाग क्या है। चलिए अब मुझे पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख पा रहा है। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं। इसमें जो कांट का है वो क्या है, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिविस्टिक स्टेज की उन्होंने बात की है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमारा है ऑप्शन नंबर डी पे। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कल्चरल लैग। तो आपको पता ही है सांस्कृतिक विलंबना की बात कौन करते हैं, आगमन। तो आप देख रहे हैं, आप एक तरह से मॉक टेस्ट ही कर रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल पीजीटी की तरह बना हुआ। तो ये काफ़ी पहले का पेपर है। तो काफ़ी पहले जो पेपर्स आते थे उनका स्टेटस इतना हाई नहीं होता था, क्योंकि हम लोग 2017 का पेपर कर रहे हैं और आज 2025 चलने लगा है। तो काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो इस वजह से इसका जो लेवल था वो काफ़ी लो था। चलिए नेक्स्ट हमारा कौन सा, निम्नलिखित सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में किसने आर्थिक निर्धारणवाद, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की बात की है। तो वो कौन है जिसने इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की बात की है, यानी आर्थिक निर्धारणवाद की बात की है। तो वो है सोरोकिन, पेरेटो, आगबन या मार्क्स। तो मार्क्स ही इकलौते हैं जो इकोनॉमिक की बात करते हैं और कोई करते नहीं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किसी वस्तु की संरचना उसके अंगों में पाए जाने वाले अपेक्षाकृत स्थायी अंतर संबंधों को कहते हैं। ये डेफिनेशन मैंने बहुत पहले अपनी डेफिनेशन वाली प्लेलिस्ट में बताया था। इसके साथ हमने ये भी बताया था कि ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा आती है। उसमें ये भी बताया था कि एमपी में पूछी गई हो और ये आज आपके सामने दिख रही है कि यहाँ पूछी गई थी। तो अगर आप डेफिनेशन वाली प्लेलिस्ट लगातार देखते रहेंगे तो डेफिनेशन तो आपकी गलत नहीं होंगी। और उसी के साथ साथ आपको एक वर्ड में ये भी पता चलेगा कि हम किस तरह से किसी वर्ड का आंसर बताएं। जो भी डेफिनेशन आपको समझ में आ जाए, जो भी कीवर्ड या जो भी ट्रिक आपको हमारी लर्न हो जाए उससे लर्न कर लीजिए, जो भी अच्छा लगे, और फिर जो भी आपको लर्न करना है वो बता दीजिए। तो 2 फ़ायदे होंगे आपको अगर आप डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट इन सब की बुक प्लेलिस्ट को लगातार देखेंगे। तो ये वाली डेफिनेशन अगर देखी है तो बताइए किसकी, और अगर नहीं देखी तो आप लर्न कर लीजिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार मैंने देखा है, बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में पूछी गई। तो जॉनसन, बॉटोमोर, नैडल या फिर मैनहिम। तो ये बात करते हैं जॉनसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जॉनसन, और उन्होंने ये डेफिनेशन दी है। और जो कार्ल मैनहिम है वो तो सामाजिक शक्तियों के जाल की बात, शक्तियों का जाल बोलते हैं संरचना में, स्ट्रक्चर में। तो वो शक्तियों के जाल की बात से फाइंड आउट हो जाएगा और उसको कर लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक सामाजिक संरचना की विशेषता है। तो सोशल स्ट्रक्चर की विशेषता पूछ रहा है कौन सी है।
भीड़ तो संरचना की विशेषता नहीं होगी। अंतर संबंधित संस्थाओं और समूहों की क्रमबद्धता, क्योंकि इसके पहले ही आपने अभी जब देखा है तो उसमें वो बात कर रहे थे कि जो भी अपेक्षाकृत स्थायी अंतर संबंधों को कहा था ना जॉनसन ने, तो वही यहाँ पे भी पूछ रहा है। तो इंटर रिलेटेड इंस्टीट्यूशन एंड ग्रुप हो जाएगा, एन अरेंजमेंट ऑफ इंटर रिलेटेड इंस्टीट्यूशन एंड ग्रुप। और अगर कोई आपसे पूछ भी ले व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर, तो आप बता सकते हैं इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ इंटर रिलेटेड इंस्टीट्यूशन एंड ग्रुप। तो मतलब अंतर संबंधित संस्था और समूहों की क्रमबद्धता हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट है और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। कार्यक्रम ना होगा और ना ही ट्राइबल एरिया होगा। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी बुक किसने लिखी है? ये भी आपको पता ही है, ब्राउन, नेडल, जिन्सबर्ग या फिर वेबर। तो ये लिखी है ब्राउन ने, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। तो इसमें किसको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट माना गया है? संरचनात्मक प्रकारवेत्ता कौन है? तो पार्सन्स, पेरेटो, कॉम्ट, मार्क्स। तो ये लोग तो बात करते नहीं है, केवल पार्सन्स ही करते हैं, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने दिया? तो हमने आपको जब पढ़ाया था इन थिंकर्स को तो बताया भी था, जो सोशल स्ट्रक्चर की सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक संरचना, तो वो सबसे पहले बात की दुर्खीम, पार्सन्स, मर्टन या स्पेंसर। तो सबसे पहले स्पेंसर ने सामाजिक संरचना की बात की है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पीजीटी वगैरह में आता रहा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको करेक्ट आंसर यही याद करना है, और फर्स्ट सबसे पहले जो बात की वो स्पेंसर ने ही की। नेक्स्ट है प्रक्रियात्मक सिद्धांत में मैनिफेस्ट और लैटेंट फंक्शन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो मैनिफेस्ट और लैटेंट आप जानते ही हैं, मर्टन का है। तो ये जो मैनिफेस्ट होता है वो व्यक्त होते हैं जिसमें हमको पता होता है, लैटेंट वो होते हैं जिसमें हमें पता नहीं होता है, वो वाले होते हैं। जैसे होपी ट्राइब में जो भी वो लोग नृत्य करते हैं तो वो ये सोच के करते हैं कि बारिश होगी, लेकिन उससे बारिश नहीं होती पर सामूहिकता निकल के आती, तो वो लैटेंट फंक्शन है। और यही एग्जाम्पल पूछा भी जाता है यूजीसी नेट में कि ये क्या है, तो वो लैटेंट फंक्शन होता है। नेक्स्ट है किसने निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा अकार्य व निरीक्षित परिणाम है जो अव्यवस्था के अनुकूल या सामंजस्य को कम करते हैं? तो अभी हम आपको बता रहे थे मैनिफेस्ट लेटेंट, उसी में डिसफंक्शन भी होता है, तो वो क्या करता है, इसके जो अनुकूलन है और सामंजस्य है उसको कम करता है। तो ये किसने कहा है? तो ये भी बात तो उन्होंने ही कही होगी, जिन्होंने उसकी कही, तो मर्टन ही हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कस मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। तो ये बहुत ही अच्छे से पता ही है, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, यांत्रिक और सावी एकता की बात किसने की? दुर्खीम ने। और दुर्खीम को हमने बहुत ही अच्छे से बताया है। तो अगर आपको भी कुछ अलग आइडिया जानना है जो आपको नहीं पता है दुर्खीम के बारे में, ये सब तो पता ही है सभी को, अगर आपको कुछ अलग देखना है, जैसे सुसाइड के टाइप में मैंने जो 4 हैं उनके अलावा भी उनके भी सब टाइप बताएं, ये सब कुछ, और अगर आपको कुछ अलग जानना है तो आप उसको जाके ज़रूर देख लेना, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो जो भी हमने जो भी थिंकर्स पढ़ाए हैं, जैसे वेबर हो गया, स्पेंसर हो गया, दुर्खाइम हो गया, उनमें से कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो आप वहाँ जाके एक बार एक क्रॉस चेक कर लेना, जो आपको आता है वो स्किप कर सकते हो, जो नहीं आता है उसे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत टफ हो गया है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो हेल्प करेगा। तो इस तरह से हमने इस पार्ट में अभी 50 क्वेश्चंस को ही कवर किया है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, और उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, इसी तरह नए-नए जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम शेयर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।